नमस्कार। A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा राजपूत और बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में। नई सुबह, नई उमंग और नई बातों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं इस शो में। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जब सुबह की शुरुआत हम सकारात्मक सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ इसकी शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन ही बेहतर होता है और हम अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं और तथा तरक्की के रास्तों पे अग्रसर होते हैं। जी हाँ, इसलिए आज की जो दिन की शुरुआत हम करते हैं हमारे बिहार बिहान का जो हमारा पहला सेगमेंट होता है वो होता है अनमोल वचन। जी हाँ, देखते हैं क्या खास है आज हमारे अनमोल वचन में। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि भारतीय वायु सेना से जुड़े हुए हैं। काफ़ी वक्त से, काफ़ी वर्षों से वायुसेना के लिए काम कर चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे पहले मेहमान श्री मानस कुमार का, जो कि सेवानिवृत्त वारंट अधिकारी हैं भारतीय वायु सेना में। मानस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले दूरदर्शन के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं दूरदर्शन के सभी टीमों को बहुत आभार कि जो मुझे यहाँ पर अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान हैं जिनके बारे में ऋचा बताएंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप कुमार मोइत्रा जी, आजीवन सदस्य हैं CASM पुणे। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस बिहार बिहान के कार्यक्रम में। मैं आप सबों का साथ साथ दूरदर्शन परिवार का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया गया जो सेना के बारे में कुछ बोलने का। जी प्रदीप जी, बिल्कुल आपने काफ़ी एक लंबा वक्त दिया है वायुसेना में। नो जरा सा मैं आपकी भूल को सुधार जी जी बिल्कुल। न मैं न ये अभी वायुसेना से जुड़े हुए नहीं, ठीक है। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी हूँ, लेकिन 2000 से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक हिंदुस्तान का नहीं विश्व का एक डिफेंस थिंक टैंक जिसको उच्च रक्षा अध्ययन केंद्र कहते हैं, सेंटर फॉर एडवांस स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसकी गवर्निंग कर जब मेरी बहुत सारी लेखें निकल गई, उस समय का अरुणाचल के राज्यपाल थे RD प्रधान। तो मैं जिस न्यूज़पेपर में लिखता था, हिंदी में भी लिखा, अंग्रेजी में लिखा, एक्सटेंसिवली मैंने लिखा, फॉरेन जर्नल में भी लिखा। उनको कोई लेकर अच्छा आ गया, उन्होंने एडिटर को पत्र दिया, उनकी वो पत्र हमको भेजा गया। तो बोले तुमको इतना नॉलेज है, तुम क्यों नहीं उसमें जाते हो। तो मुझे एक इंटरव्यू फेस करना पड़ा। उस इंटरव्यू में क्या आता है, साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ, एक्स ऑफिसियो मैंने जिसको पदेन कहते हैं, NDA के कमांडेंट, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग, उसके बाद IAS भी थे। ये 9 सदस्यों का टीम मुझे थी। तो न तो मैं वायुसेना से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, पिताजी का जो कुछ मिला, पिताजी तो स्थल सेना में थे, मेरी तमन्ना थी जो उनकी मेडल का पहन के आऊँ, लेकिन वो बहुत भारी, क्या कि पिताजी के निधन के बाद उनका लड़का जो है राइट साइड ऑफ द चेस्ट को पहन सकता है, तो वो मिनिएचर मेडल नहीं था, बड़ा मेडल था। अब रह गया मानस जी की बात, तब हम रक्षा के बारे में आपसे भी हमको जानकारी मिलेगी लोगों। तो पहला है जो भारतीय वायुसेना, कल तक भारतीय वायुसेना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, अब हम लोग 32 को मनाते हैं। हम लोगों को देखना है जो सिग्निफिकेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग एयरफोर्स डे ऑन 8 अक्टूबर, क्या महत्ता है 1 अप्रैल का। तो भारतीय वायुसेना दिवस पहले 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्यों आज 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, किसी के मन में बात आएगी साधारण। बिल्कुल, आज 1 अप्रैल को जब हमारे साथ ऐसे दो खास मेहमान हैं तो बिल्कुल हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को वो भी बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल की क्या महत्ता है हमारे भारतीय वायुसेना में। देखिए, भारतीय वायुसेना जब प्रथम, पहले तो भारतीय वायुसेना का प्रथम विश्व युद्ध के समय तो राजकीय वायुसेना का एक अंग थे हमारे
जो योगदान किए, हमारे फौज भी उस समय योगदान किए। उस समय कहा जाता था राजकीय वायुसेना, रॉयल एयरफोर्स, समझिए ना। हमारे पहले उसके बाद तो आया 32 के बाद आया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। उसमें कुछ हम मैंने जो मैंने जिसको हम लोग क्या कहते हैं एमेचर लोग, जो प्रशिक्षण के लिए या उड़ान भरने के लिए तैयार होते थे, जज्बा होता तो उसमें योगदान किया। तो फिर हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ये इच्छा हुई, नेशनलिस्ट लोगों का, भाई भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय वायुसेना में बहुत सारे इंडियन लोग ज्वाइन किए। ये उस समय हवाई सिपाही कहा जाता था। भारत सरकार ने लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 अप्रैल 1932 को एक कानून पास किया। हाँ, मैंने हीटेड डिस्कशन हुआ, दिया गया जो भारतीय लोगों को स्वतः मैंने राजकीय भारतीय वायुसेना का अंग बनाने के लिए उनको पायलट के रूप में ज्वाइन करने का मौका दिया गया। उस समय हवाई सिपाही कहलाते थे। उसमें 130 क्लॉजेज थे, रूल थे, जो कि आर्मी से लिया गया था। कुछ नेशनलिस्ट उसको संदेह की दृष्टि से देखने लगे जो भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन कहीं ना हो जाए। तो खैर होते हैं 24 अप्रैल को बिल पारित हुआ। 8 अक्टूबर को 1932 में ये लागू हुआ, एनफोर्स किया गया। लेकिन सरजमीन पर जो है, मान लीजिए मैंने ये कानून बना दिया, इम्प्लीमेंट भी मैंने दे दिया, जब भाई एनफोर्स किया गया, ये जो आज से लागू हो गया, लेकिन सरजमीन पर भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल को ही दिखा 1933। कैसे? हमारे पास स्क्वाड्रन चाहिए आपको, एक स्क्वाड्रन में 16 हवाई जहाज होते हैं, 4 रिजर्व में रहता है। तो 1 अप्रैल 1933 को कराची के ड्रीग रोड में मात्र 4 वापसी हवाई जहाज से, बाई प्लेन जिसको कहते हैं, उससे यात्रा शुरू हुई। पहला स्क्वाड्रन जो उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1933। आपके पास हथियार है, गोली नहीं है। इसी तरह था, वायुसेना एक्ट पारित हो गया, लेकिन मेरे पास नाम मात्र कोई भी प्लेन नहीं था। उसकी मैक्सिमम स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर। उस समय पाउंड, जो उस समय की मुद्रा थी, तो 10 पाउंड एक हवाई जहाज का कीमत था। अभी के जो ब्रिटिश वैल्यू होगा हम समझते 100 रुपया होगा, 4000 रुपया था। 4000 में 4 बाइक। तो वह प्रीमिटिव था, स्लगिश था, जर्जर विमान था। हाँ, न उसमें ब्रेक था, न रडार था। एक दूसरा पायलट मंकी चेन से बंधे रहते थे। तो मैंने तो 4 हवाई जहाज से शुरू किया, लेकिन हम लोगों में कितनी जज्बा है, हमारे फौज में है, देशवासी में है, सरकार में है, कि आज हमारी भारतीय वायुसेना चौथा विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना है। और जहाँ तक युद्ध की बात है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी है। आपके पास लाखों फौज है, मेरे पास कम है, लेकिन फायर पावर अगर है तो आप आराम से उस पर जीत दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है, ये गौरव की बात है कि हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। लेकिन सिर्फ 4 विमानों से, जी, बाई प्लेन, जी जी, हाँ, जो कि खुला कॉकपिट होता था, न ब्रेक होता था, लेकिन वह एक्सीडेंट प्रोन नहीं था, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जी। मानस जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप स्वतंत्र रक्षा निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसके कार्य के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्वतंत्र रक्षा निदेशक का अर्थ है कि भारतीय सेना के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, और जानने के उपरांत नई नई बातों को सीखना। और सीखने के बाद, जैसे बहुत से बच्चे हैं जो सुदूर रिमोट एरिया से बिलोंग्स करते हैं, गांव भर के बच्चे हैं, उनको इस बारे में जागृति पैदा करना और उनको ये बात समझाना कि भारतीय वायुसेना में जाना कितना सौभाग्यशाली है। और मैं नई नई बातों को सीख करके, मैं अपने तमाम जो भी मैं सीखता हूँ नई नई बातें, मैं उन तमाम बच्चों तक पहुँचाता हूँ और उनको तैयार करता हूँ। तैयार करके उन्हें अलग अलग सेना में और अलग अलग सेक्टर में उन्हें तैयारी के माध्यम से एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने के लिए प्रेरित हमेशा करता हूँ, और उसकी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाता हूँ। बिल्कुल। हम प्रदीप सर से एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि सर, आसान नहीं होता है दूसरों के लिए खड़ा होना, बहुत कुछ खोना पड़ता है जाबाज बनने के लिए। तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? क्योंकि घर भी देखना और
सेना में जब आप हैं तो वहाँ पे मैं भी सेना में नहीं हूँ। जो जहाँ जिस एरिया में हैं रक्षा का डिफेंस थिंक टैंक का मतलब है नया नया चीजों पर अन्वेषण करती है, अन्वेषण वो करना, भारत उस पे सरकार रिसर्च द्वारा करना। रिसर्च, हाँ। मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल। कोई रजिस्टर करा लिया सो बात नहीं है। बिल्कुल। और हमको जैसा हम कहीं ना ये- कहीं क्योंकि आपके पिताजी फौज नहीं में बता थे देते कि हैं। आपकी आप रुचि पूछेंगे इस आप क्षेत्र सिविलियन में। जॉब में थे, जी। और सेना की जो भी नॉमेनक्लेचर होती है वो साधारण आदमी के जैसे अप्रिसिएशन का मतलब होता है जो किसी की प्रशंसा करना। सेना में अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं कि अगल बगल में किस तरह का लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, उसकी दुश्मन की क्या एक्टिविटीज़ है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो पिताजी तो सेना में थे, और अगर 2 लाइन मैंने सीखा तो पिताजी की देन है, स्वर्गीय पिताजी की देन है। हम लोग 2 भाई 4 बहनें थी, तो सिविलियन नौकरी में थे, तो पिताजी हमको प्रमोट करते थे, लगता हमको फ्रेंड्स लाइक। उनका अंग्रेजी का तो मैं तुलना अभी नहीं कर सकता। तो 2 लाइन सिखाए। क्लास 6-7 में पढ़ता तो उस समय सर्च लाइट पत्रिका आती थी, चाचा's कॉलम में उनके हेल्प से मैं लिखता था। फिर वो नहीं वही मोटिवेट किया, लिखो। अकिता ने नया नया किताब हम लाते तो बड़ा खुश होते थे, कभी कभी उनकी मदद से भी मैं लिखता था। लिखते लिखते जब 100-150 आर्टिकल निकल गई, फॉरेन जर्नल में, हिंदी में भी लिखे, अंग्रेजी में भी लिखे। मुख्यतः आपका विषय हाँ, सेना और फौज नहीं में ड्रग था। एब्यूज पर है। जैसे हम डॉक्टर नहीं है, उसमें मेरा विषय यह था जो ए पॉलिटिकल आर्टिकल, राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं, हमारे परिवार को ही मतलब नहीं है। जी। बस मैं समर्पित हूँ सेना के प्रति, देश में जो सरकार है उसके प्रति मैं लॉयल हूँ, मैं रहूँगा ही। तो मेरा यह था कि जो लिखते थे, तो अरुणाचल के राज्यपाल साहब के नज़र में आ गया, उन्होंने यहाँ भेजा, तो मुझे एक इंटरव्यू के तहत क्रॉस करना पड़ा। बहुत लोग हैरत अंगेज हुए, वो एक सिविलियन है, एक क्लास 3 जॉब में है, हाँ, तो कैसे उसमें पहुंच गया। तो कभी हमारे कुछ लोग भेजे हुआ, तो ऐसी चिट्ठी आ गई। मेरा गवर्निंग काउंसिल ने इनकी एस्पिरेशन को देख के स्क्रूटनाइजिंग दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखा। इसमें मैंने अपने पिताजी का परिचय को कभी भी नहीं भेजा। हाँ, लेकिन उनका कुछ भी है तो मेंटर हो गया। बिल्कुल। आज भी मैं उनकी याद को नमन करता हूँ। 29 मार्च को उनका डेथ एनिवर्सरी भी था। जी। यही बात है। ये मेरे हैं, एक हमारे सहयोगी तो नहीं है, हमारे एक मित्र के लड़के हैं, माधव मोहन जी, वो हमारा इंटरव्यू होते यहाँ पहुँच गए। ये भी हमसे जुड़े, कहीं भी इनको कोई कठिनाई मानस होती जी, है। आप वारंट अधिकारी रह चुके हैं भारतीय वायुसेना से। अगर वारंट अधिकारी की बात स्वतंत्र करते हैं रक्षा में बिल्कुल, तो वारंट अधिकारी की अगर बात करते हैं तो उनके कार्य के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो कि भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कई दूर दराज इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं है कि वायुसेना में किस प्रकार से शामिल हुआ जाता है। उन दर्शकों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 12 पास कर गए तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द है जिसकी हिंदी करना बड़ा मुश्किल है। जी। 12 पास कर गए तब सेना में जाए, वायुसेना में किसी तरह का जो उसमें जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। जी। अब रह गया जो मोटिवेशन, इन्होंने, मैं भी तो रिटायर करके मैं नौकरी में रहते हुए भी उसका सदस्य था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके साथ क्या है, जो ये अपनी वर्तमान में आप अन्वेषण किसी चीज़ पर स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, तो मेरे में इनमें डिफरेंस है। मैंने जो है सो न राजनीतिक लेख लिखा, मैं सेना पर लिखा, ड्रग एब्यूज़ पर लिखा, जो कि राजनीति से कोई मतलब नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं लिखा, हम लोगों का सर्विस कंडक्ट होगा। अब वर्तमान में ये से अन्वेषण करते हैं, तो ये इस बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकेंगे। जैसे प्रेरित करते हैं, इसका तो उम्र 18 साल से भी है, तो आप +2 पास कर गए, आप आराम से जा सकते हैं, किसी भी सेना के किसी भी अंग में जा सकते हैं। जब सशस्त्र सेना बोलते हैं तो उसका मतलब हो गया तीनों अंग। हाँ, आर्म फोर्सेस का मतलब है तीनों। अब इनको जो है भारतीय सेना के बारे में इनको क्या पता है नहीं है, कैसे वो लोगों को प्रेरित करते हैं, ये बताइए। तो किस तरह की ट्रेनिंग मतलब आप बच्चों को देते हैं, किस तरह से उनको प्रेरित करते हैं? क्योंकि आर्म फोर्स में लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन एक हद तक आने के बाद ना वो गिव अप कर देते हैं कि अच्छा ठीक है देख लेंगे। तो किस तरह से आप उनको मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आर्म फोर्स में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो कैसे करते हैं सर? हमारे देश के माटी की ये खूबसूरती है जी। कि यहाँ के हर एक खून के बूंद बूंद में अपने देश की सेवा करने के लिए एक उमंग रहता है।
यहाँ के जितने भी युवा हैं, हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं, वो अधिकतर सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। बस ज़रूरत होती है उन्हें एक सही मार्गदर्शन जी। की। सही मार्गदर्शन और एक सही समय पर बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी अगर उन्हें मुहैया करा दिया जाए, तो वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अपना परचम लहराते हैं। और यही एक कार्य हम करते हैं कि उन बच्चों को जो एक एग्जैक्ट जो उसकी प्रिपरेशन की तैयारी होती है और कैसे उसमें जाना होता है, उसमें जाने का सौभाग्य क्या होता है, और उसमें जाने के बाद अपनी मातृभूमि के लिए जो भी आप कर सकें, वो सौभाग्य गिने चुने लोगों को मिलता है। बिल्कुल। तो इस बारे में उनको बताना और उनकी तैयारी के लिए काम करना। कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, किन किन चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है? पहले का पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव क्या होता है बच्चों के लिए? सबसे पहले किसी भी सेना में जाने के लिए जो प्रथम चरण है वो होता है, जनरली एक कॉमन सा रिटन टेस्ट होता है। और उस रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले सभी बच्चों को फिर उनके के बाद उनके लिए फिजिकल का आयोजन किया जाता है। और वो फिजिकल का जो भी क्राइटेरिया है, उस फिजिकल के क्राइटेरिया को पूर्ण करने के बाद उनका मेडिकल इत्यादि होता है, और उनके बाद उनका चयन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। सर, अब हम फिजिकल को लेके एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या एक हाइट को लेके, क्योंकि थल सेना और वायु सेना और जल सेना, क्या हाइट को लेके कुछ होता है इसमें कि उनका हाइट अगर 5 फीट 8 इंच है या फिर 11 इंच है, 12 इंच है, तो वायु सेना में कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए? अप्रोक्स 165 सेंटीमीटर मिनिमम रहना अच्छा, चाहिए। अच्छा। उसके प्लस जो भी है उनका सिलेक्शन होना है। बिल्कुल प्रदीप जी, आज हम 1 अप्रैल को, क्योंकि भारतीय वायुसेना से जुड़ी बातें कर रहे हैं, वायुसेना से जुड़ी कई जानकारियां आपके पास हैं। आपने कई ऐसे लेख लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं, जिनके जिस लेख को पढ़कर ही आपने और आगे कई जानकारियां हासिल की। उन खास लेखों में से कुछ खास, जो कि आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर तक वो पहुंचा, उस खास एक लेख के बारे में अगर हमारे दर्शकों के साथ वो लेख साझा करें कि किस विषय पर था। बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लिया जाए, जो वायुसेना तो 4 हवाई जहाज से शुरू की, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जेट एज में, उसके बाद तो स्पीड फायर आया, लाइसेंडर आया, ये सभी विमान आए। लेकिन जेट एज में प्रवेश किए 1947 साल तक, 45-46। अब वह जो है सब उस समय था वैम्पायर जेट फाइटर। तो हमारा ये 48 में जो है उस पहला जेट विमान वही है। तो वैम्पायर जेट जो कश्मीर एक्शन में जिस समय की कबीलियों ने किया, आंदोलन किया, उसमें दिया गया उसको। उसके बाद हम जेट एज में आए, मिस्टियर आया, कैनबरा आया, ये सब विमान है। तो सब अब हम लोग जब जेट, हमारे पास जो है सो हाल तक कोई भी जो है सो मिसाइल इक्विप हवाई जहाज़ नहीं था, गन इक्विप था। और पहले की एक कंसेप्ट ये था जो बम बरसक के साथ एस्कॉर्ट के लिए, मैंने पहरा के लिए लड़ाकू विमान जाते थे। अब तुम्हारे पास लड़ाकू बम बरसक विमान है। जहाँ तक 1 अप्रैल की बात बोल रहे हैं, 4 विमानों से यात्रा शुरू कर। हमारे यहाँ स्पीड फायर आया, लाइसेंडर आया, मिस्टियर विमान आया, मिग आया, अब तो बहुत सारे नए नए विमान आ गए। तो चौथी बड़ी वायुसेना बन गई। तो दूसरा जो है फर्स्ट क्या हुआ, 3 सितंबर 1939 को। पहले तो जो भी स्क्वाड्रन में होते थे, वायुसेना एक्ट पारित हो गया, लेकिन उसके 7 वर्षों के बाद किसी भारतीय को उसका जो स्क्वाड्रन का लीडर बनाया गया। पहले अंग्रेजी होते थे, 32 से लेके 39 तक, 3-9-39 तक अंग्रेज अफसर ही स्क्वाड्रन लीडर होते थे। तो 3 सितंबर 1939 को स्क्वाड्रन लीडर सुब्रतो मुखर्जी पहला बने। तो उनके ज़िंदगी में बहुत सारा फर्स्ट है। 1 अप्रैल को जो यात्रा शुरू की थी वायुसेना, उस समय 1 अप्रैल को स्थापना हुई। कमांड भी उसका उन्होंने किया, सुब्रतो मुखर्जी। 1954 के 1 अप्रैल में वो जो है तो भारतीय वायुसेना का प्रथम सेनाध्यक्ष बने, एयर चीफ, एयर मार्शल बने। इस तरह से उनको भारतीय वायुसेना का जनक कहा जाता है। लेकिन ये जब लंबी इतिहास को आप पढ़ेंगे, जब बैलगाड़ी से हम लोग हवाई जहाज तक पहुँच गए, हमारे पायलट जो देश के, हमारे जो जज्बा था लोगों का, वो कितना हाई था, उस प्रिमिटिव हवाई जहाज को भी चलाने के लिए जान भी दिए। ये भारतीय में ये गुण मिलेगा। बिल्कुल, ये जज्बा हम भारतीयों में ही देखने को मिलता है जी। और अब एक बात बताएंगे, अब आप लोगों को एक बता रहे हैं, एयरफोर्स के सर्किल में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, द एयर इज ए क्रूएल मास्टर, फेट इज ए हंटर।
हाँ, वहाँ तो आप चल गए तो आपके पास जो सो देयर इज़ नो टाइम, जीरो एरर मार्जिन रहता है। इसीलिए अगर हवाई दुर्घटना में रूटीन फ्लाइट के समय हो या कॉम्बैट में हो, ट्रेनिंग में हो, किसी अगर एयरमैन की शहादत होती है तो उन लोगों को श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहिए। हाँ, रूटीन फ्लाइट में भी विमान दुर्घटना होती है, साथ साथ जो सो ट्रेनिंग में होती है, कॉम्बैट में होती है, लड़ाई में जिसको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी का कोई भी लड़ाकू MiG-21 क्या है, हाँ, हाल तक जो 71 के लड़ाई में काम किया, SAS का क्रूज रेट है 1 मिनट में 50 लीटर तेल का, हाँ, पेट्रोल लगता एविएशन फ्यूल। कम्बैट में जब हवाई लड़ाई होती है तो 500 लीटर पर मिनट तेल कंज्यूम करती है। और ये भी जान लीजिए कोई भी हवाई जहाज़ जो है सर्टेन पीरियड तक ही उड़ा सकती है, तो 2 मिनट तक रह सकती है, 3 मिनट, आधा घंटा रह सकती है। मान लीजिए किसी हवाई जहाज़ का स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, तो आधा घंटा ही रह सकता है। इसका मतलब कोई टारगेट आपको 100 किलोमीटर के अंदर है, उसको मार के अपने बेस पर आ सकता है। इतनी बात है तो हम लोग कितना जज्बा वाले थे जो उसको आज हमने, आज की वायुसेना ये जो इतनी पड़ावों को पार करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल। इसमें किसका योगदान है? आपका भी योगदान है, देशवासी का भी योगदान है, हमारे पायलटों का योगदान है। इस संबंध में एक चीज़ उद्धृत करना चाहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भारतीय सेना का शौर्य देख करके उस समय का जो कमांडर में कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने लिखा था, इंडियन आर्मी इज नॉट ओनली द सोल्जर ऑफ द पीपल बट इज सेकंड टू नन अमंग द बेस्ट फाइटिंग मैन इन द वर्ल्ड। हेंडरसन ब्रुक्स लिखे थे, वो एक ब्रिटिश कमांडर थे। एक अंग्रेज होकर के हमारे बारे में इतनी प्रशंसा की। हेंडरसन ब्रुक्स ने अपनी डायरी में लिखा था, वो इतना अभिभूत हो गए थे। उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना सिर्फ हमारे सेवक ही नहीं है। यहाँ सर्वेंट का मतलब हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, इसका मतलब है सरकारी सेवक हैं हम। जी बिल्कुल। तो ये भारत का सेवक ही नहीं है, लेकिन ये फौज जो है तो सेकेंड टू नन, विश्व में इसके तरफ फाइटिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग गोली खाते हैं सीने में। यहाँ पर 2-3 फर्स्ट हो गया। पहला तो 1 अप्रैल को स्थापित हुआ, दूसरा हो गया कमांडिंग अफसर हिंदुस्तानी को दिया गया। और जो भी डेवलपमेंट हुआ तो वह 1954 के बाद सरकार तो हमेशा कोशिश की है, आज भी करती है कि हम आगे जो है तो आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको सोफिस्टिकेशन दे, आधुनिकता दे। बिल्कुल। मानस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक बेहतर काबिल तारीफ़ कार्य कर रहे हैं कि आप उन युवाओं को सेना में शामिल करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। जिस प्रकार प्रदीप जी ने बताया कि उनके पिताजी कहीं उनके मेंटोर रहे हैं, उनके मोटिवेटर रहे हैं। अगर आपकी बात करें तो आप अपनी प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? और अगर बचपन के दिनों की बात करें, कॉलेज के दिनों की बात करें, तो क्या कभी आपने ऐसा कुछ सोचा था कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, या फिर कोई ऐसा जीवन में कोई ऐसा मोड़ आया कि आपको लगा कि नहीं, इस कार्य को करना है, वायुसेना या सेना से जुड़े लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है जो कि हमारे सीमा पर, किसी भी देश की सीमा पर वो खड़े होकर हमें सुरक्षा प्रदान कर सके? मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे ग्राम में ही हुई जी। और उसके बाद मेरे लगभग सभी शिक्षा मैं पटना से ही लिया हूँ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक विचार सदैव था और आज भी है कि कुछ एक अलग करना है। जी। और जो भी हो सके अपनी मातृभूमि के लिए जो भी सेवा हो सके वो मुझे करना है। जिस तरह से एयरफोर्स कानून जो है, भारतीय सेना कानून जो है, वो 24 अप्रैल 1923 ईस्वी को 24 अप्रैल 1932 ईस्वी को तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के द्वारा इसे संसद में पारित किया गया और 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। और इसे लागू होने के बाद एज ए भारतीय कैडेट को इसमें नियोजन की या नियुक्ति की इसमें अवसर प्रदान की गई। उसमें से सबसे पहले हमारे भारतीय जो थे सुब्रतो मुखर्जी पहले उसमें एक पथ प्रदर्शक के रूप में अपना योगदान दिए, जो आगे चल करके भारतीय वायुसेना के स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बनाए गए और आज आधुनिक भारतीय वायुसेना के उन्हें पिता कहा जाता है। तो जिस तरह से उनकी योगदान रही, उन्हें देख करके निश्चित रूप से उनके बारे में जानने के बाद एक अंतरात्मा से प्रेरणा मिलती है कि इसके लिए कुछ बहुत विशेष किया जाए
और जो भी हमारे खास करके आज के युवा हैं उन्हें प्रेरित किया जाए और निश्चित रूप से उन्हें प्रेरित करने पर वे देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान कर पाएंगे। जी। बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ें होती है कि वो कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप इस फील्ड में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि सारा सब्जेक्ट पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, तो एक पूरा समंदर तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है अगर वायुसेना के लिए हो तो? खास करके बच्चों में जो विषय को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, ये उनमें उनके रुचि पर भी निर्भर करता है। अच्छा। उनकी रुचि अगर उसमें है या नहीं। सबसे पहले तो किसी को भी इसमें ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। उन्हें अपनी रुचि सबसे पहले पहचाननी चाहिए कि मेरी रुचि इसमें है या नहीं। और सब्जेक्ट का चाहे वो इसमें एक आपको एनालिसिस करके देखा जाता है, जिसमें मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, साइंस होते हैं और अन्य कुछ करंट अफेयर्स इसमें शामिल रहते हैं और उन्हें आराम से और बारीकियों से अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। इसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड होता है और इसे कम से कम समय में इसे पूरा किया जा सकता है। बस ज़रूरत होती है इसे धैर्यपूर्वक और आराम से इसे अध्ययन करने की, और निश्चित रूप से यदि इसे वो आराम से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से वो आगे चल के सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल। प्रदीप जी, धरती से लेकर आसमान तक हर जगह हम देते हैं देश की सुरक्षा का पैगाम। बात जल सेना की हो, थल सेना की हो या फिर वायु सेना की हो, लेकिन जब धरती पर सुरक्षा की बात होती है, कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल अलग वायु सेना की बात होती है। उनके कार्यभार होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती है। वो किस प्रकार बाकी दो सेनाओं से अलग होती है? देखिए, होता है आजकल के ज़माने में कोई भी युद्ध, उसमें सरप्राइज, पहले के युद्ध तो सामना सामनी होते थे, तो सरप्राइज मेन फैक्टर है। प्रीएम्प्टिव जिसको कहते हैं, आप हमारे ऊपर हमला की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले वायुसेना ही, जब तक एयर सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई सेना युद्ध नहीं जीत सकती है। एयर सपोर्ट की, ग्राउंड अटैक की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आपके किसी क्षेत्र में अचानक सेना घुस गई, किसी भी शत्रु देश की सेना ने हमला कर दिया, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ आपकी वायुसेना काम करेगी। वो पहले एयर अटैक करके उसकी मनोबल को तोड़ देगा। किसी भी देश की सेना में कंटीजेंसी प्लान रहता है, जो आपने अगर इस क्षेत्र में आक्रमण किया तो मैं डाइवर्सनरी एक्शन वहाँ छोड़ दूँगा। ऐसे सेना क्षेत्र में कहावत ये, आक्रमण ही प्रतिरक्षा का सर्वोत्तम उपाय है। ऑफेंस इज द बेस्ट ऑफ डिफेंस। और दूसरी बात आपने पूछा, लेख तो मैंने हिंदी में ही बहुत लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, और हिंदी में लिखा तो हिंदी पर भी जो भी पकड़ है मेरे पिताजी के मार्फत ही मिला। मैं इनसे भी सीखता हूँ। एक हमारे माधव मोहन है यहाँ पर, जो मास कम्युनिकेशन के हैं, उनका एक मेंटर इंस्टीट्यूट चलता है, तो उनसे भी मैं पूछता हूँ, जबकि अंग्रेजी के विद्वान और सबसे ज़्यादा तो इनसे मिलता है। मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मैंने सबको मोटिवेट करने में सफल हुआ हूँ, राइट फ्रॉम माई हाउस। मेरे दामाद साहब ब्रजेश जी हैं, तो CISF का फाउंडेशन डे कब था हमको पता नहीं, मुझे उन्होंने एक मैसेज भेजा। इनका तो हमेशा रोज ही भेंट हर होती दिन है। हम कुछ नया सीखते हैं। हाँ, और हर नहीं, एक हमको से हम आपसे भी बिल्कुल मिलेगा हर कुछ। एक से कुछ ना कुछ नया सीखते नहीं, हैं। मेरा मेरा कहना है जो हमको अगर आपसे भी कुछ मिलेगी मैं सीखूंगा। जी बिल्कुल। हमें इसमें कोई शर्म नहीं है। और तीसरी, वायुसेना के बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। आपने कभी हमको अभी पूछे थे कि हिंदी में कोई लेख है जी। उसका, तो मेरा एक लेख आपको सब कभी बताए थे, वो प्रभात खबर में कभी छपी थी, और हाल तक नहीं पहले। उस भारत के रोमेल पर हर भारतीयों को फक्र है। तो आप जानते हैं क्विस्लिंग का मतलब झूठ बोलने वाला। क्विस्लिंग तो ये क्या कहते हैं, रोमेल क्या, तो उसको डेजर्ट फोर्स कहते थे। बहुत बड़ा टैंक विशेषज्ञ था। तो भारत में एक सेनाध्यक्ष जो कि जयंत चौधरी थे, जो 65 की लड़ाई में थे, तो उनका अमेरिकन डिफेंस पत्रिका आर्मर ने विश्व के 6 टैंक विशेषज्ञों के बीच में उनको रखा था। तो क्या क्या उनके जीवन की, रिटायर के बाद भी नौकरी जमान जब तो सेनाध्यक्ष थे उस समय हमको पत्र लिखे थे, मैं स्टूडेंट था। तो बिना वायुसेना के युद्ध नहीं जीत सकते। हाँ, कहीं बड़े दुर्गम क्षेत्र में जाना है, और मैं मानस जी से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जो तीनों सेनाओं जैसे हैं, जो तभी ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। एक तो बताया था जो उस भारत के रोमेल पर हर भारतीयों को फक्र है। इंडियन डिफेंस रिव्यू जो एक डिफेंस की पत्रिका है, जो कि जिसकी पब्लिकेशन होती है हिंदुस्तान से इंडिया, न्यू दिल्ली, लंदन एंड हैटफोर्ड से। विदेशी पत्रिका में जब मैं आजमा रहा था, तो पत्रिका जो उसकी एक की कीमत है 400 रुपये अभी वर्तमान।
उसमें भी मेरी एक लेख छपी है। उसके बाद तो और आगे बढ़ते, पहले तो अंग्रेजी में छपती थी, उसके उस समय के एडिटर ने कहा कि तुम साधारण लोगों के बीच में जाओ, हिंदी में लिखो, और यही मेरी उपलब्धि हुआ। जो भी मैं आज भी सीखता हूँ, कोई आपसे भी सीख सकते हैं। खास करके अभी तो मैंने अपना बैटन जो है तो मानस जी के माथे पर दे दिया हूँ। किसको संभालना है उनको, मेरे दामाद जी को संभालना है, मेरी बेटी को संभालना है। हाँ, तो यही हमारा, इसी के लिए इनको मैंने चूज़ किया। इनको अपडेटेड नॉलेज है, तो ट्रेनिंग के बारे में बिल्कुल, हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं है, उम्र सीमा नहीं है, और हर दिन हम कुछ नया सीख सकते हैं। और हर एक व्यक्ति से, क्योंकि हर एक व्यक्तित्व में कुछ खास बातें होती हैं, खास काबिलियत होती है जिसे हम सीख सकते हैं, उन्हें उनका अनुसरण कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम मानस सर से जानना चाहेंगे कि सर, आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को तैयार करें देश की सेवा के लिए? मैं वर्तमान में स्वतंत्र रक्षा अन्वेषक एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, और अपने सभी युवा साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आज के समय में भारतीय सेना में कोई संभावना की कमी नहीं है। बस आप एक बार ठान लीजिए और एकदम अपने आप को लग जाइए, और अपने अंदर वो जुनून पैदा करिए, और उस जुनून से अपनी तैयारियों को वो धार दीजिए, और बहुत अच्छे से अच्छे पद आपका इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने कि बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को पहले तैयार करने की, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देश की सेवा करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो सर जी बहुत बिल्कुल, साथ ही साथ प्रदीप जी से भी जानना चाहेंगे कि आज क्योंकि बहुत ही खास तारीख है हमारे भारतीय वायुसेना के लिए 1 अप्रैल, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा, जिनके तरह जो रक्षा के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इसको तो लोग कहते हैं नियत सब्जेक्ट है, स्त्री पुरुष के लिए समान उपयोगिता है उसमें, उसके लिए मौका है कि इन लोगों से जुड़े। हाँ, जुड़ करके इन लोग, ये भी देशवासी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ तक हो सके रक्षा क्षेत्र में जाइए, उसमें जो आनंद है कहीं और नहीं है। चलिए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जी बिल्कुल, मानस जी, आप क्योंकि एक बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं कि आज के युवाओं को, आज के छात्र छात्राओं को, जिन्हें कि मार्गदर्शन की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जहां आज के समय में कई भटकाव हैं, वहां आप उन छात्र छात्राओं की मदद कर रहे हैं, उन्हें उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं एक सही पथ के चुनाव के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही बेहतर कार्य करें और छात्र छात्राओं को हमारी सेना के लिए तैयार करें। जी बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना वक्त दिया, वायुसेना से जुड़ी इतनी सारी खास बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हर दिन हम बिहार बिहान में कुछ खास लेकर आते हैं हमारे दर्शकों के लिए, कुछ खास मेहमान से रूबरू करवाते हैं हमारे दर्शकों को। आपके सुझाव, आपके पत्र, आपके विचार हमारे लिए बहुत खास हैं, तो ज़रूर लिखिए हमें पत्र, और हम इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।